तो ये इस बात समझ में आई आपको। तो I1 I2 I3 तीन निकालेंगे, तीनों के अलग अलग ब्याज निकालेंगे हम। और ब्याज निकाल कर, चूंकि बोल रहे हैं तीनों ब्याज समान है, तो हम लिखेंगे I1 बराबर I2 बराबर I3। ठीक है, ये तीनों धन पर 4% से अलग अलग समय पर साधारण ब्याज समान होगा, अर्थात I1 बराबर I2 बराबर I3। ठीक है, चलिए I1 निकालते हैं। I1 कैसे निकालेंगे? पहला भाग 1 से, 4% वार्षिक ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो ये हो जाएगा 8x/100। I2 भी ऐसे निकल जाएगा, y का 4% से 2.5 वर्ष का ब्याज। ठीक है, ये 2.5 चौक 10, 4 से 4 कट जाएगा, है ना, तो 10 बचेगा नीचे। ये 2.5 आपने 2.5 चौक 10 हो गया, 10 से 0 कट गया तो बचा 10, y/10। ठीक है, और तीसरा I3 जो होगा, ये क्योंकि 5500 माइनस एक्स माइनस वाई का 4 गुणित 5, 4 गुणित 5 जो है, ये 4×20, 20 से काट दें अपन, 20×100 सीधा सीधा कट जाएगा, यहाँ गुणा करने के बजाय सीधा काट दो। ये आया 5500 माइनस एक्स माइनस वाई बटे 5। फिर तीनों I1 I2 और I3 हमने निकाल लिए। अब ये जो I1 I2 I3 निकले हैं, ये आपस में बराबर होंगे। अब बराबर होंगे तो क्या होगा, देखो यही थोड़ा समझते हैं, फिर वहां आगे करेंगे। इस समीकरण ये बराबर ये, जिसमें एक्स वाई दोनों है, उसके साथ बारी बारी से इनको रखेंगे तो दो समीकरण मिल जाएंगे। जैसे एक्स इसके साथ रखेंगे 8x/100 बराबर इतना। अब सीधे गुणा करके हल कर लेंगे तो एक्स वाई का एक समीकरण आ जाएगा। दूसरा रखेंगे y/10 बराबर भी इतना, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, तो इसके बराबर भी इसको रखेंगे, इसके बराबर भी इसको रखेंगे। इस प्रकार दो समीकरण हमारे एक्स वाई का हम निकालेंगे। ये हमने सामने रख लिया उसको। चलिए, ये तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, 8x/100 बराबर भी ये, और y/10 बराबर भी ये। समझ में आई बात? अब इसको हल कर लेंगे। हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप 5 से 20 बार काट दो, 8 से इसको काट के सीधे गुणा कर दो, जैसा करना है आपको, है ना। चलिए, ये x बराबर हमने क्या किया कि ये 8/100 को इधर पक्षांतर कर दिया। जब ये गुणा से है तो ये भाग हो जाएगा, और ये भाग है तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 100/8, उल्टा हो गया यहाँ। हाँ, अब ये काट दो इससे, जिस जिससे कटता है। तो ये 5 से कट जाएगा 20 बार, फिर 4 से 5 बार कट जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा, तो ये बचेगा इतना। ठीक, ये 2 को पक्षांतर करेंगे, 2x हो जाएगा, 5 का इसमें गुणा कर देंगे, फिर 2x बराबर 5 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को इधर ले गए, फिर 5x है, इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें, तो 7x हो जाएगा, तो 7x माइनस 5y हो जाएगा। 7x प्लस, सॉरी माइनस थी, ये भी जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 27,500। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। ये बात समझ में आई आपको? अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण भी निकाल लेंगे हम। चलिए, ये 10 है तो 10 ऊपर चला गया, 5 से 2 बार कट जाएगा, 2 का सीधा गुणा हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर दें, 2x इधर जाके प्लस 2x हो गया, 2y इधर जुड़ जाएगा तो 3y हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 11,000। तो दो समीकरण आपको मिल गए। ये बात यहाँ तक समझ में आई आपको? दो समीकरण आपके सामने है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 27,500, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11,000। ठीक है, इनको हल कर दीजिए काट पीट के, जैसा काटते पीटते बराबर करते हैं अपन। चलिए, बराबर करने के लिए दोनों में गुणा करना पड़ेगा। x को बराबर करना है तो इसमें 2 का और इसमें 7 का करना पड़ेगा, और y को बराबर करना है तो इसमें 5 का और इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। जो गुणांक है उनके उनके आपस में एक दूसरे से गुणा कर देना है, सीधा सा गणित। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं अगले पेज पर। ये दो समीकरण हमारे सामने है। हाँ, तो पहले वाले समीकरण में 3 का और दूसरे में 5 का गुणा करना, मतलब इसका मतलब हम y बराबर करना चाहते हैं। इसमें 3 का करेंगे, 3×5 = 15 हो जाएगा, और इसके गुणांक का इसमें कर देंगे तो 5×3 = 15 हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया पहला, 7×3 = 21, 5×3 = 15, और इसमें 3 का गुणा करके लिख दिया। ऐसे इसमें 5 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 15y 55,000, है ना। चलिए, अब एक में से दो घटाने पर, जिसको घटाएंगे उसके चिन्ह बदल जाएंगे।
सब प्लस है तो सब माइनस हो जाएंगे, माइनस हुए तो 21x में से 10x गया तो बचा कितना, 11x धन का बचेगा, 15y से 15y कैंसिल हो गया, 82,500 में से 55,000 गए तो बचा 27,500, तो x बराबर हो जाएगा 27,500 बटे 11 यानी 2500। तो पहला भाग आ गया आपका 2500 रुपये होगा। ये इसका मान किसी भी समीकरण में रख दें हम, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर चलिए 2x प्लस 3y बराबर 11,000 ही दिया हुआ है समीकरण, x की जगह 2500 रखा तो ये 2 गुणित 2500 प्लस 3y बराबर 11,000, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 गुणित 50 5,000, इधर पक्षांतर हुआ घट जाएगा 6,000, तो y बराबर हो जाएगा 3 का भाग दिया तो 2,000। तो पहला हिस्सा आ गया 2,500, दूसरा आ गया 2,000, कुल 5500 दिए थे, तो तीसरा हिस्सा क्या होगा, 5500 में से दोनों घटा दें, 45 हो गया, तीसरा हिस्सा जाएगा 1,000। इस प्रकार अब आपको यदि इसको चेक करना है तो 4% से 2 साल पहले वाले का 2 साल का, दूसरे वाले का 2.5 साल का और तीसरे वाले का 5 साल का ब्याज निकाल के देख लीजिए, तीनों ब्याज यदि समान आते हैं इसका मतलब आपका उत्तर सही है। चलिए, किसी को पूछना है इसमें कुछ? तो साधारण ब्याज में अलग अलग टाइप के, बहुत टाइप के सवाल दिए हैं, कुछ सवाल हमने यहाँ लिए हैं, इसके अलावा भी आपसे यदि कुछ नहीं बनता है तो मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको यही हल इसका दे सकूं। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें, किसी को कंफ्यूजन है तो अनम्यूट करके पूछ। सर हाँ बोलो बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर इससे पहले जो स्लाइड दिखाई थी ना आपने, हाँ, उसमें थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा, आप उसे समझा सकते हो क्या? क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा? इससे पहले वाली स्लाइड, हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा इसमें? ये है ना x बराबर 55 वाला, ये वाला x बराबर हाँ यही वाली स्लाइड, ये हाँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्यों नहीं आ रहा समझ में? इसको पक्षांतर किया ना हमने, ये x में कितना 8/100 का गुणा है, तो जब जी सर। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये 100 का भाग है तो उधर गुणा हो जाएगा, 8 का गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो ये बना। ये चीज तो ऐसी कैसी रखी हुई है, ये x के सामने जो लिखा है इसको पक्षांतर करके हमने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, इसको हल करो ना, काटो जिससे कटता है। 4 से 2 बार कटेगा, 4 से 25 बार कट जाएगा, 5 से 25 5 बार कट जाएगा, तो ये बचा 5, ये नीचे बचा 2। अब इसका गुणा कर दिया, 2 चूंकि भाग में है तो 2 पक्षांतर होगा तो क्या होगा, यहाँ भाग है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 2x हो गया। ये 5500 ऋण x ऋण y में 5 का गुणा कर दिया तो ये आ गया, अब इसको पक्षांतर कर लिया। जी सर। ठीक है, चलिए, जी ओके। और किसी को कुछ पूछना है? तो साधारण ब्याज में मैं समझता हूँ कि इतने ही सवाल मैंने रखे होंगे, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज हमको देखना है, तो चलो इसको हम समाप्त करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कुछ बच्चों को अपन ने शुरू में पहले बता चुके हैं, और वो हमने पेन कागज से बताया था। ये थोड़ा सा इसमें और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, इसलिए इसको एक बार फिर से ले लेते हैं अपन। बीकॉम प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कल साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताया था,
कि साधारण ब्याज की गणना सदा मूलधन पर की जाती है, प्रिंसिपल पर की जाती है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अमाउंट मिश्र धन पर की जाती है। फॉर्मूला इसका सिंपल सा है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपन 100 टू द पावर n, जहाँ A बराबर अमाउंट है, P बराबर है मूलधन प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, n नंबर ऑफ पीरियड्स, अवधि की संख्या, समय जो होता है, इसमें यहाँ अवधि में लेते हैं हम, वो अवधि अभी बाद में बताएंगे, और R भी जो है अवधि की दर है। ठीक है, चलिए, ये अवधियों की संख्या और अवधि के नंबर ऑफ पीरियड और रेट ऑफ पीरियड, ये लॉग में बदलकर 4 सूत्रों की रचना की गई है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो बगैर लॉग के हल नहीं हो सकते, खासतौर पर आर ज्ञात करना हो, एन ज्ञात करना हो, तो बगैर आर के नहीं होगा, बगैर लॉग के नहीं होगा। और यदि आप ए और पी भी ज्ञात करना है तो लॉग से बहुत जल्दी हो जाता है, कम कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ गणित में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं, उनको गुणा भाग करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल जाता है। इसलिए यदि आप लॉग के माध्यम से करेंगे तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बेटा जिनका भी खुला हो बंद कर दें, कुछ बात करना हो तो आप बिल्कुल मुझे बताइए, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो, अदरवाइज अपना बंद करिए प्लीज। चलिए यहाँ देखते हैं आगे। ये 4 सूत्र हैं। ए निकालने के लिए सूत्र है एंटी लॉग ऑफ लॉग कोष्टक में लॉग पी प्लस एन लॉग आर बटे 100। ये आर बटे 100 को हम आई भी बोलते हैं, आई के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग पी प्लस एन लॉग 1 प्लस आई। चलिए दूसरा, ये आई का मतलब आर बटे 100 है सब जगह, पी बराबर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग ए माइनस एन लॉग 1 प्लस आई। फिर एन बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ ए बराबर है, यहाँ एंटीलॉग लिया है, यहाँ एन बराबर जो है, यहाँ एंटीलॉग नहीं लिया, पूरा लॉग में है, इसमें एंटीलॉग नहीं देखा जाता, याद रखना। लॉग ए माइनस लॉग पी बटे लॉग 1 प्लस आई। जब हमने पिछली बार में बताया था, उस समय बताया था क्यों नहीं लेते हैं एंटीलॉग, दोनों साइड का लॉग लेके इसका फॉर्मूला बनाया गया है, इसलिए एंटीलॉग नहीं लिया जाता है। इसको सदा ध्यान रखना है आपको। और चौथा है आपका आर निकालने का फार्मूला, थोड़ा सा लंबा फार्मूला है, इसमें कोष्टक का विशेष ध्यान रखेंगे, कौन सा ब्रैकेट कहाँ लगा हुआ है। आर बराबर 2 ब्रैकेट लगाया, एंटी लॉग ऑफ एक ब्रैकेट में लॉग ए माइनस लॉग पी अपॉन एन। इसका मतलब पहले ये ब्रैकेट हल करेंगे आप, ये हल करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट के बीच में आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ सो एंड सो, जो भी फिगर आया उसका एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग निकालने के बाद जैसे एंटी लॉग निकाला, ये ब्रैकेट हट जाएगा, जो भी आएगा उसमें से एक घटाएंगे, जो आएगा उसमें फिर 100 का गुणा करेंगे। तो ये जो क्रम है, इसीलिए ब्रैकेट्स लगाए गए हैं, इसका ध्यान रखें आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चारों फार्मूले हैं, ये 4 फार्मूले से आप दर, समय, मूलधन या मिश्र धन निकाल सकते हैं। ए का फार्मूला, पी का फार्मूला, एन का फार्मूला और आर का फार्मूला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में यह महत्वपूर्ण होता है कि ब्याज का भुगतान किस विधि से हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मासिक हो सकता है, त्रैमासिक हो सकता है, 6 माही हो सकता है या वार्षिक हो सकता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली कंपाउंडिंग कहा जाता है इसको। आप जनरली जो बैंक में लोन वगैरह लेते हैं या बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो बैंक में जो ब्याज है वो मासिक जोड़ा जाता है। जैसे आपने कोई लोन लिया 10,000 रुपए और उस पर 10% ब्याज है, मान लीजिए साल भर का, तो उसका 1 माह का ब्याज जो होगा 10,000 का, वो पहले माह में जुड़ जाएगा, और अगले माह में जब ब्याज निकालेंगे तो वो ब्याज जुड़ के जो राशि आएगी उस पर ब्याज लगेगा।
तो ये मासिक कंपाउंडिंग कहलाता है। अब इसमें जब इस टाइप से कंपाउंडिंग प्रश्न दी रहेगी आपको कि किस तरीके से किस अवधि में ब्याज लगाया जाता है, तो हमको महत्वपूर्ण होता है कि स्मॉल आर और स्मॉल एन का मान निकालना है। जो प्रश्न में दिया होता है वार्षिक दर दी है तो वो कैपिटल आर से हम शो करेंगे, और समय वर्षों में दिया है तो उसको टी से शो करेंगे। आर और एन क्या है? अवधि की दर और अवधि की संख्या, ये दो चीजें आर और एन बताएंगे। देखते हैं, ये सारणी में बता रहा हूं, उसमें नीचे देखेंगे हम। प्रश्न में दिया हुआ समय वर्ष में टी तथा वार्षिक दर आर संकेताक्षर से हम प्रकट करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बात बताई। अब जब ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर लगाया जाता है, 6 महीने लगाया जाता है, तो एन बराबर हो जाएगा 2t। और क्योंकि एक वर्ष में कितने 6 माही होते हैं? 2 6 माही होती है, इसलिए क्योंकि एक वर्ष में 2 6 माही होती है, इसलिए हम यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 4 वर्ष की 6 माही निकालना है, तो 4 वर्ष में कितनी 6 माही होगी? 4 दूनी 8 6 माही होगी। तो जैसी 6 माही बढ़ेगी ऐसी दर भी उसी रेशो में कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर बटे 2। ठीक, क्लियर? जब ब्याज त्रैमासिक लगाते हैं, क्वार्टरली आधार पर, तिमाही आधार पर, तो कितनी तिमाही होती है एक साल में? 4 तिमाही होती है। और 4 तिमाही होती है तो यहाँ जो है हम 4 का जो है गुणा कर देंगे टी में, और आर में 4 का भाग दे देंगे। जितने का यहाँ गुणा करेंगे उतने का ही आर में भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है। ठीक है, अब इसके बाद मासिक आधार पर जब लगाया जाता है तो क्या होगा? एक साल में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं, तो एन बराबर हो जाएगा 12t। और आर में हम क्या करेंगे? स्मॉल आर निकालने के लिए 12 का भाग दे देंगे। जितने का गुणा करेंगे उतने का ही भाग देंगे। यदि वार्षिक है तो वार्षिक में, यदि ये 4 बातें हो सकती है, 3 बात मैंने यहाँ बताई आपको, चौथी होती है कि वार्षिक आधार पर लगाया जा रहा है। तो वार्षिक आधार पर लगाया जा रहा है तो जो कैपिटल आर होगा वही स्मॉल आर होगा, जो टी होगा वही एन होगा। ठीक है, चलिए, तो ये इसको स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लें। यदि प्रश्न में कोई आधार नहीं दिया है तो हमको उसको वार्षिक आधार पर ही मानना है। ठीक है, और इस स्थिति में एन बराबर टी हो जाएगा, आर बराबर आर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ ये ध्यान रखें, 6 माही है तो 2t, जितनी साल में कितनी होती है? 6 माही 2 होती है, तो 2t आर बटे 2। तिमाही है तो 4t आर बटे 4, और मासिक है तो 12t आर बटे 12। ये 3 बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा जिन्होंने लॉग नहीं देखा है, हमने तो शुरू में लॉग देखने की उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की है 12th कॉलेज के बच्चों ने, लेकिन बाहर के भी जो जुड़े हैं उनको थोड़ा सा एक छोटा सा वो बता दूं मैं आपको डेमो कि लॉग कैसे देखा जाता है। लॉग जब देखते हैं तो 2 बातें होती हैं, एक कहलाता है पूर्णांक जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा होता है दशमलवांश जिसको बोलते हैं मैंटिसा। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो संख्या को देखकर हम निकाल लेते हैं। संख्या को देखकर कैसे? संख्या में कितने पूर्णांक, जैसे मान लीजिए संख्या दी है 212.34, तो दशमलव के बाएं पक्ष में कितने अंक हैं गिनेंगे आप? 212, 212 में 1 2 3, 3 अंक। तो ये 3 अंक जो है ये पूर्णांक कहलाएंगे। 3 पूर्णांक, 3 पूर्णांक से एक कम मतलब 2, तो आपका पूर्णांश हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 2 दशमलव करके, फिर लॉग टेबल में देख के हम आगे का मान लिखते हैं।
जो दशमलवांश कहलाता है, जिसको हम लॉग टेबल में देख के लिखेंगे। ठीक है, तो ये मिला के एक संख्या बन जाती है। लॉग में हमारे एक बात याद रखिएगा, पूर्णांश पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, जबकि दशमलवांश मेंटिसा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए यदि कैरेक्टरिस्टिक्स या पूर्णांश निगेटिव है तो हम निगेटिव में आगे माइनस नहीं लगा के उसके माथे पर माइनस लगा देते हैं, उसके सिर पर एक माइनस का चिन्ह ऐसा बार लगा देते हैं, उसको बोलते हैं बार। एक माइनस का चिन्ह उसके सिर पे लगाते हैं ताकि पता रहे कि वो संख्या माइनस में है, बाकी दशमलवांश जो है, मेंटिसा जो है, वो तो पॉजिटिव ही है। ये लॉग टेबल एक छोटी सी दी हुई है। देखिए लॉग टेबल में ये पहला वाला कॉलम 10 से स्टार्ट होके 99 तक जाता है। दूसरा वाला जो है 0 से लेके 9 तक का ये कॉलम है जहां आप लॉग देखते हैं, और इसके बाद एक मीन डिफरेंस है जो 1 से लेके 9 तक। किसी भी संख्या का जब लॉग देखते हैं तो उसकी शुरू के 2 अंकों को यहां देखते हैं। तीसरा अंक जो है वो इसमें से कोई भी होगा, 0 से लेके 9 तक ही हो सकता है तीसरा अंक। तो तीसरा अंक जो भी होगा वहां पर जाके हम रुकेंगे, उसको लिख लेंगे अलग। और इसके बाद चौथा अंक जहां जाएगा उसी लाइन में आगे बढ़ के चौथा अंक जो भी होगा उसके सामने कितना फिगर लिखा है वो उसमें जोड़ देंगे, तो ये लॉग होता है। तो 2 अंक इस स्तंभ में देखेंगे, बाद वाला जो अंक है ये इनमें से देखेंगे। 0 से 9 में, और उसके बाद जो है ये इसको देख के इस संख्या में जोड़ देंगे। ये जो संख्या आएगी भाई 2 अंक के सामने, ये जो भी संख्या आएगी इसमें इधर से जो आई संख्या जोड़ देंगे तो ये लॉग हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? हाँ जी बोलिए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ जी, 10 मिनट का समय बचा है इस मीटिंग में, तो चलिए अब यहाँ एक चीज का लॉग देख के बताया है, इससे समझ में आया। मान लीजिए आपको 1961 का लॉग का ज्ञात करना है। 61 में कितने हैं? 4 पूर्णांक। दशमलव कहीं नहीं लगा, मतलब आखिरी में लगा है। तो कितने पूर्णांक है? 1 2 3 4, इससे एक कम, मतलब क्या हो जाएगा? 3। तो जो भी आप लॉग देखोगे वो 3 दशमलव समथिंग होगा। 3 के बाद जो दशमलवांश है वो दशमलव के बाद लिखा जाएगा। क्या दशमलवांश होगा देखें, यहाँ क्या है? 19 का छठवां खाना मीन डिफरेंस में 1, ऐसे 4 को विभाजित करेंगे। 4 के आगे भी यदि कोई संख्या हो तो 5 से ज्यादा हो तो ये 1 को 2 कर देंगे, और 5 से कम हो तो पूरा छोड़ देंगे। मतलब राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको, कितनी भी संख्या हो, लास्ट की ये संख्या जो भी आ रही हो आपकी वो 5 से ज्यादा आ रही है तो 1 बढ़ा देंगे, 5 से कम आ रही है तो छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ 19 का छठवां खाना देखिए, 19 ये दिया हुआ है। 19 का छठवां खाना, पहला खाना 0 होता है, याद रखिए। 0 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ ऊपर जब आप देखेंगे तो ये छठवां खाना दिख जाएगा। तो ये 19 का छठवां खाना है 29 23, और मीन डिफरेंस में 1, इसी लाइन में आगे बढ़े तो 1 है 2, तो 29 23 और 2 कितना हो जाएगा? 29 25, 2925। तो इसका लॉग होगा 3.2925। देखिए है ना, 2 अंक 19 में, तो 19 के कॉलम की पंक्ति पे आएंगे, 19 पे आ गए। अगला क्या है फिर? छठा है तो छठा मान देखो, छठवां वाला ये है, ये हुआ 19 23 29 23। और अब इसमें इस पंक्ति में आगे मीन डिफरेंस कितना देखेंगे? छठवें के बाद क्या है? 1 है तो 1 देखेंगे। 1 कितना है? 2। ये 2 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? ये 29 25। तो इस प्रकार लॉग का मान होगा 3.2925। समझ में आ गई बात आपको?
पूर्णांश 3 था क्योंकि 4 से 3 है, 3 जो है इसके आगे बढ़ जाएगा, है ना। ये 3 को हमने आगे लिख दिया, बाकी ये जो सारणी में देखा है दशमलव के बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे लॉग देखा जाता है। मैं समझता हूँ कि ये ग्राफिक्स से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे लॉग देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंटीलॉग देखना, एंटीलॉग टेबल में भी वही स्थिति आएगी, पूर्णांश और दशमलवांश आपको दिए रहेंगे। पूर्णांश को आपको छोड़ देना है, जिसका प्रयोग सारणी से आए मान में दशमलव लगाने अर्थात पूर्णांक बनाने हेतु किया जाता है। पूर्णांक बराबर हो जाएगा पूर्णांश प्लस 1। तो यहाँ जितना भी अंक लिखा है शुरू का उसको छोड़ देंगे और दशमलव की संख्या का ही एंटीलॉग देखेंगे। यदि आप एंटीलॉग टेबल देखें तो वो 0.00 से स्टार्ट होकर 9.99 तक जाती है, पूरा पॉइंट में दिया होता है। तो ये पॉइंट में या दशमलव में ही जो संख्या होती है इसी का ही एंटीलॉग देखा जाता है। यहाँ जो भी संख्या लिखी रहती है उससे पहले जो, जैसे अभी हमने देखा था तो 3 लिखी थी, तो ये 3 जो है पूर्णांक जो है, ये इसका काम क्या है कि जब हम उत्तर लिखेंगे उसमें दशमलव लगाने के लिए वहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 कितने के बाद दशमलव लगे, वो ये चीज बताता है। आपका पूर्णांश बताएगा कि कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाया जाएगा, ठीक है। अब इसको एंटीलॉग सारणी में वैसे ही देखेंगे जैसा लॉग टेबल में देखते थे, पहले 2 अंक वाली एक टेबल वो होगा कॉलम जिसमें 2 अंक है, तो 0.00 से भी स्टार्ट हो सकता है वो, तीसरा अंक और चौथा मिड डिफरेंस, ठीक वैसा ही देखेंगे जैसे लॉग टेबल में देखते हैं, ठीक है। लॉग टेबल में जैसे हमने मिड डिफरेंस को जोड़ा था, यहाँ भी मिड डिफरेंस को जोड़ेंगे। जैसे ये एंटीलॉग ऑफ 2.0532 निकाला है इन्होंने, तो वो बराबर आया 113.1। 0.5 का तीसरा खाना देखेंगे, मिड डिफरेंस में 2 जोड़ेंगे, जब जो भी आ जाएगा वो आएगा 1131। अब यहाँ 2 है तो 2 से एक बड़ी संख्या 3, तो 1 2 3 के बाद हमने यहाँ दशमलव लगा दी, गिना 1 2 और ये 3, ये दशमलव लगा दी। 3 अंक आना एक संयोग है ना, कोई भी अंक हो सकता है। ये देखिए 0.05 का तीसरा खाना प्लस मिड डिफरेंस 2 देखेंगे, हाँ। और चूंकि सामने 2 है तो 2 से एक ज्यादा 3, 3 के बाद हम दशमलव लगाएंगे। अब सवाल देखते हैं। एक छोटा सा सवाल है, 2000 रुपए का 14% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करें। चलिए, तो पहले तो हम मिश्रधन ही निकाल सकते हैं, इसमें ए निकालेंगे। प्रश्न जो दिया है इसको पहले लिख लीजिए कि पी कितना दिया, आर कितना दिया और टी कितना दिया। यहाँ प्रश्न में कुछ भी नहीं बोल रहा है वो कि तिमाही छमाही कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसका मतलब एन बराबर आपका टी और स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, वार्षिक की है ये बात होगी, ठीक है। अब 2.5 को हमने 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये सूत्र लगा दिया। आई बराबर निकालें R/100। आर कितना है, 14% है, 14/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.14 हो जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ लॉग ए बराबर कितना है 2000, ये 2000 लिख दिया, प्लस एन बराबर कितना है 5/2, ये 5/2 लॉग 1 प्लस आई बराबर ये निकाला है 0.14। ये सिर्फ मान भर रख दिया हमने, है ना। अब इसको लॉग टेबल में हम देखेंगे कि कितना होता है। अब देखो यहाँ 2000 का लॉग देखना मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 अंक है, 4 अंक है तो एक कम 3, ये लिखा है 3 पॉइंट। लॉग टेबल में देखेंगे 20 का 0वां खाना जो देखेंगे आप, तो 20 का 0वां खाना मिड डिफरेंस में 0 नहीं होता है, इसलिए 20 का 0वां खाना देखेंगे वो आएगा 3010, हम यहाँ लिख देंगे। 5/2 ऐसे ही उतार दिया हमने।
इसका लॉग देखना है तो ये कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 1.14 हो जाएगा। 1.14 हो जाएगा तो 11 का चौथा खाना देखना पड़ेगा। 11 का चौथा खाना देखिए आप लॉग टेबल खोल के, तो वो आएगा 0.50569। यहाँ चूंकि आगे एक है, एक संख्या से एक कम जीरो होता है, इसलिए पूर्णांश जीरो लिखा है। अब 5 का गुणा करना है, इसमें 2 का भाग देना है। ये ऊपर बताया है, देखो लॉग देखना। ये 20 का जीरो खाना 30-10 दिया हुआ है ना। और ये 11 का चौथा खाना 1 2 3 4 0 5 3 1 है। हाँ ठीक, 0 1 2 3 4 0 5 6 9। हाँ, जीरो, ये पहला जीरो होता है बेटा। 0 1 2 3 4, चौथा खाना कितना है 0 5 6 9। ये ऐसा देख लिया हमने। अब इसको और हल कर लिया, इसमें 5 का गुणा कर दिया, 2 का भाग दे दिया, ये दोनों आए, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो ये आ गया एंटी लॉग ऑफ 3.44325। 5 अंक हो गए यहाँ, है ना, वो जान दीजिए। अब हमारा काम कितना है, अरे चलो जब एंटी लॉग देखेंगे तो 44 का तीसरा खाना मिड डिफरेंस में 2। चलिए ये कैसे आया, ये बताया है कि 5 का गुणा किया और 2 का भाग दिया, तो इस टाइप से ये संख्या आई। देखें अब ये एंटी लॉग टेबल दे दिया हुआ है 44 ये है, 44 का तीसरा खाना 0 1 2 3, ये है 2773। ठीक है, और मीन डिफरेंस में 2 कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा 2773 और 1 2774। 2774 आ गया, यहाँ 3 है तो 4 अंक 1 2 3 4 2774 पूरा पूरा उत्तर हो जाएगा। तो ये बराबर आ जाएगा 70, क्योंकि हाँ 3 के बाद 3 से ज्यादा एक अंक ज्यादा के बाद दशमलव लगाना है आपको, तो 3 से ज्यादा 4 1 2 3 4 दशमलव यहाँ लगेगी, मतलब पूरी पूरी